हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। एक नई क्लास हम आपके लिए लेकर के आए हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये क्लास रहेगी। ये जो सब्जेक्ट कोड है BANS 184, ये सब्जेक्ट कोड है सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी विज्ञान, पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी। देखिए, एपिडेमियोलॉजी और पब्लिक हेल्थ के बारे में इस विषय के अंदर इन दोनों विषयों पर इस क्लास के अंदर हम जानेंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं, जो कई बार पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं, आगे भी वो क्वेश्चन कुछ टेक्निकल वर्ड यूज करके ऐड करके आगे आ सकते हैं। तो हम उन्हीं क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे जो कि आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम के अंदर। तो अब हम अपनी ये क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला जो इसके अंदर क्वेश्चन है वो है सीधा सीधा एपिडेमियोलॉजी के बारे में, कि महामारी विज्ञान क्या है, एपिडेमियोलॉजी क्या होती है, उसके बारे में हमें समझना है। महामारी विज्ञान चिकित्सा और विज्ञान की वह शाखा है जो मानव आबादी में स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों या घटनाओं जैसे बीमारियों के वितरण, कारणों और निर्धारकों का अध्ययन करती है। ये जो महामारी विज्ञान है, एपिडेमियोलॉजी, ये क्या करती है? किसी भी क्षेत्र के अंदर, किसी भी शहर के अंदर या किसी भी राज्य के अंदर ये सबसे पहले वितरण का काम करती है। इन द मीन्स के वहां पर फैलने वाली जो बीमारी है उसकी वजह क्या है, वो किन लोगों को टारगेट कर रही है, जिन लोगों को टारगेट कर रही है उनकी एज रेशो क्या है, वो सारी चीजें वो चेक करती है। इसके बाद ये कारणों पे आती है कि कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ये बीमारी फैल रही है या लोगों को स्वास्थ्य के प्रति परेशानियां पेश आ रही हैं। उसके बाद होता है निर्धारक। निर्धारकों में ये देखा जाता है, निर्धारकों का अध्ययन ये होता है कि वहां पर ये देखा जाता है कि अगर ये बीमारी बढ़ी है तो इसके बढ़ने की क्या वजहें रही हैं, किस वजह से ये बीमारी तेजी से फैली है, ये सारी चीजें इसमें निर्धारकों के अंदर देखी जाती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य बीमारियों को नियंत्रित करना और स्वास्थ्य समस्याओं को रोकना है। स्वास्थ्य पर आने वाली प्रॉब्लम्स को, स्वास्थ्य पर आने वाली परेशानियों को रोकना एपिडेमियोलॉजी का काम है और इनको अच्छे से नियंत्रित करना भी। यानी कि इसमें पहला जो सिद्धांत रहेगा, पहला जो प्रोसेस होता है वो वितरण का होता है। दूसरा, इसके अंदर कारणों को देखा जाता है और फिर निर्धारकों का अध्ययन किया जाता है एपिडेमियोलॉजी के अंदर। अगले प्रश्न पे अब हम चलते हैं। ये जो अगला प्रश्न है, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ को परिभाषित करें। देखिए, क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर हो सकता है कोई ना कोई टेक्निकल वर्ड ऐड करके आ जाए। ये सिर्फ इतना ना है सार्वजनिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ को परिभाषित करें। हो सकता हो इसके बदले ये लिखा हुआ आ जाए कि सार्वजनिक हेल्थ जो है, पब्लिक हेल्थ, उसका अ, उसको परिभाषित करिए या उसको उल्लेखित कीजिए या उसके दृष्टिकोण को बताइए। तो कोई ना कोई टेक्निकल वर्ड यूज करके आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है। पर हमें समझना है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य है क्या एक्चुअल में। सार्वजनिक स्वास्थ्य समाज के संगठित प्रयासों के माध्यम से बीमारियों की रोकथाम, जीवन को लंबा करने और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का विज्ञान और कला है। मतलब सार्वजनिक स्वास्थ्य के अंदर क्या होता है, आपका जीवन कैसे बेहतर बने, कैसे लंबा बने, आपके जीवन के अंदर जो स्वास्थ्य बीमारियां हैं कैसे वो आप पर हावी ना हो, आपके शरीर के ऊपर, आपके मतलब के मेंटली आपके ऊपर किस तरीके से वो प्रभावित ना हो, उसको देखना सार्वजनिक स्वास्थ्य का काम है। इसका ध्यान व्यक्तिगत इलाज के बजाय पूरी आबादी के स्वास्थ्य और स्वच्छता पर होता है। देखिए, पर्टिकुलरली किसी भी एक पर्सन को ये देखकर नहीं, पर्टिकुलरली एक पर्सन के लिए काम नहीं करता। इसका काम होता है पूरे आबादी को देखना, पूरे आबादी का डेटा अच्छे से चेक करना, पूरे आबादी पे अध्ययन करना ही सार्वजनिक स्वास्थ्य का कार्य होता है, पब्लिक हेल्थ का। अगले प्रश्न की तरफ अब हम चलते हैं। अगला जो प्रश्न है ये स्थानिक, एंडेमिक महामारी, एपिडेमिक और सर्वव्यापी महामारी, पेंडेमिक में क्या अंतर है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आप अंडरस्टैंड करिएगा। स्थानिक जो होती है, एंडेमिक बीमारी होती है, जो कि एक बीमारी जो किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में हमेशा मौजूद रहती है। देखिए, कुछ जगहों पर कोई जो बीमारियां हैं वो क्या है, उन्होंने घर बना लिया है। अब ये जो बीमारियां हैं ये किस वजह से होती हैं, ये जरूरी नहीं है कहीं से बाहर से वहां पर आई हों। ये बीमारियां क्या होती हैं, वहीं पर ही किसी ना किसी वजह से पनप रही होती हैं। किसी ना किसी पर्टिकुलर एरिया में ये बीमारियां होती हैं। ज्यादातर जो वजह देखी गई है वो होती है वजह 80% के वहां पर लोग, मतलब के बहुत ज्यादा गंदगी की वजह से होती है। लोग वहां पर ऐसी, मतलब के उनके पास वातावरण ऐसा है कि भाई बहुत ज्यादा वहां पर गंदगी फैली हुई है जिसकी वजह से ये बीमारियां बढ़ती है। उदाहरण के तौर पे मलेरिया और डेंगू, इसमें आप और देख लो। डेंगू
मलेरिया और डेंगू ऐसी बीमारियां हैं जो कि बीमारियां किससे फैलती हैं? ज्यादातर अगर आपका वातावरण साफ नहीं है, उस वजह से पानी का जमाव है कहीं पे, उस वजह से ये बीमारियां फैलती हैं। तो ये किस में आती है? स्थानिक में, एंडेमिक में ये बीमारियां आती हैं। इसके बाद आती है महामारियां, एपिडेमिक, किसी बीमारी का अचानक फैलना और थोड़े समय में बहुत से लोगों को प्रभावित करना। यानी कि कोई बीमारी अचानक से फैली और थोड़े समय में ही बहुत से लोगों को उसने अपनी चपेट में ले लिया। उदाहरण के लिए इसमें क्या है? स्वाइन फ्लू को हम देख सकते हैं इसके अंदर। जैसे ये फ्लू का प्रकोप लिखा हुआ है ना, इसको हम लिख सकते हैं स्वाइन फ्लू। ठीक है, स्वाइन फ्लू हम मान सकते हैं कि भाई वो एक ऐसी बीमारी है। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी क्या होती है? सर्वव्यापी महामारी, जिसे हम कहते हैं पेंडेमिक। जब कोई महामारी पूरी दुनिया या महाद्वीपों में बहुत बड़े पैमाने पर फैल जाती है। अभी हम सब जानते हैं बीमारी आई थी पूरी दुनिया के अंदर, जो सिर्फ किसी एक शहर, किसी एक देश या किसी एक जिले या कस्बे तक नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर थी। सारे कॉन्टिनेंट हो, कोई भी कॉन्टिनेंट हो, सब जगह फैली हुई थी। उसका नाम क्या था? कोविड-19। ये एक किस में आएगी श्रेणी में? यह आएगी सर्वव्यापी महामारी की श्रेणी में, जो कि पैंडेमिक है। तो ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, भारत में विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल हेल्थ केयर सेवाओं का वर्णन करें। भारत में जो स्वास्थ्य देखभाल केंद्र हैं वो 3 श्रेणियों में बटे हुए हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को मुख्य रूप से 3 स्तरों में बांटा जा सकता है। पहला आता है इसमें प्राथमिक स्तर। प्राथमिक स्तर क्या है? प्राथमिक स्तर स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी। पीएचसी हो गया आपका पब्लिक हेल्थ केयर और सीएचसी हो गया आपका कम्युनिटी हेल्थ केयर। और उपकेंद्र जो ग्रामीण आबादी को बुनियादी चिकित्सा प्रदान करते हैं। आपने देखा होगा नॉर्मली डिस्पेंसरी वगैरह हमारे गली मोहल्ले में खुल जाती हैं। ये वही है, ये प्राथमिक स्तर है कि भाई हल्का बुखार है या कोई और बात है, हल्की फुल्की कोई चोट लग गई है या कोई और बात है, खांसी या जुकाम है, नजला है, तो उसके लिए आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जा सकते हो। दू द्वितीयक स्तर जो होता है, इसका दूसरा स्तर जो होता है वो होता है जिला अस्पताल, जो प्राथमिक केंद्रों से अधिक गंभीर मामलों को संभालते हैं। अगर मान लीजिए बुखार काफी लंबे समय से चल रहा है, या टाइफाइड हो गया या और कोई वजह है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि हम जिला अस्पताल तक चले आते हैं। और इसका जो लास्ट स्टेज होता है, तृतीय स्तर, वो होता है सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और एम्स जैसे उन्नत चिकित्सा संस्थान। अगर भाई खुदा ना करे, भगवान ना करे, किसी के साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए कि बहुत ज्यादा उसको हेल्थ में इश्यूज आने लगे, तो हम कहाँ जाते हैं? या तो किसी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में जाते हैं या एम्स में जाते हैं, क्योंकि वो बड़े हॉस्पिटल है, वहां पर अच्छे से चेकअप वगैरह हो जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ अब हम चलते हैं। अगला जो प्रश्न है इसके अंदर यह है, पर्यावरण स्वास्थ्य पर पानी में उपस्थित जैविक, रासायनिक और भौतिक कारकों के प्रभाव की चर्चा करें। पानी में उपस्थित जो भी ये जैविक, रासायनिक और भौतिक कारक होते हैं, इनका क्या प्रभाव पड़ता है पानी पर, उसको हमें अंडरस्टैंड करना है। पहला आता है इसमें जैविक कारक, बायोलॉजिकल। दूषित पानी में बैक्टीरिया और वायरस होते हैं जो हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां फैलाते हैं। टाइफाइड या हैजा जो होता है वो क्या होता है? अगर दूषित पानी हमने पी लिया जिसमें बैक्टीरिया है या वायरस होते हैं, तो उससे क्या होता है? हमें ऐसी बीमारियां हो जाती हैं, हैजा या टाइफाइड जैसी। अब इसमें दूसरा कारक होता है रासायनिक कारक, केमिकल। पानी में मौजूद भारी धातुएं जैसे आर्सेनिक, फ्लोराइड तंत्रिका तंत्र और हड्डियों को नुकसान पहुंचाती हैं। ये अगर ये इस तरीके की भारी धातुएं पानी के अंदर मौजूद हैं, जैसे जिसमें आर्सेनिक हो गया या फ्लोराइड हो गया, तो इससे क्या होता है? हमारा तंत्रिका तंत्र, इट मीन्स हमारा नर्वस सिस्टम और हड्डियों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। अब लास्ट आता है इसमें एक भौतिक कारक, फिजिकल। निलंबित ठोस पदार्थ पानी की गुणवत्ता को खराब करते हैं, जिससे पाचन संबंधी समस्याएं होती हैं। क्या होता है? कई बार पानी के अंदर मिट्टी के कण आ जाते हैं या कुछ कचरा आ जाता है, धूल आ जाती है ना? तो वो किस में आएंगे? भौतिक कारकों में आएंगे, फिजिकल में आएंगे, जिन्हें कहते हैं निलंबित ठोस पदार्थ। उससे क्या होता है? वो पानी में घुलते तो हैं नहीं, लेकिन उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हमारे बॉडी के अंदर होती है, पाचन संबंधी। अगले प्रश्न की तरफ अब हम चलते हैं। टीकाकरण, वैक्सीनेशन क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। टीकाकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम को किसी विशेष संक्रामक बीमारी से लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। इसमें शरीर में मृत या कमजोर रोगाणु, एंटीजन डाले जाते हैं ताकि भविष्य में उस बीमारी से बचा जा सके।
आपके शरीर के अंदर क्या होता है, मृत या कमजोर रोगाणु एंटीजन डाले जाते हैं टीकाकरण से, ताकि जो भी बीमारी है उस बीमारी से भविष्य में बचा जा सके। ये ऑलरेडी इसलिए डाले जाते हैं टीकाकरण में। जैसे हमारे को डोज लगे थे ना वैक्सीनेशन के टाइम पे कोविड-19 में, वो जो डोज लगे थे, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, थर्ड डोज, ये इसलिए ही लगते हैं। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं, भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के नाम बताएं। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। भारत सरकार द्वारा कई प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए गए हैं, जिसमें आता है पहला राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम एनटीईपी, जो किसके लिए है, टीबी की रोकथाम के लिए। ये देखिए राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम एनटीईपी, टीबी की रोकथाम के लिए। दूसरा आता है इसमें राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम एनएसईपी, एचआईवी एड्स के प्रति जागरूकता और रोकथाम के लिए। और तीसरा आता है इसमें राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम, जो कि है जनसंख्या और परिवार नियोजन के लिए। तो ये, और इसमें लास्ट आता है जननी सुरक्षा योजना, माताओं और शिशुओं की मृत्यु दर कम करने के लिए। जब कोई भी फीमेल मतलब कि प्रेग्नेंट होती है और बच्चे को जन्म दे रही होती है, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न आ गया था कि उस टाइम पर माता को या उसके होने वाले बच्चे को बहुत ज़्यादा मृत्यु दर बढ़ रही थी, तो उसके लिए ये प्रोग्राम लाया गया है, जननी सुरक्षा योजना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो मैंने आपको अभी बताए, इनको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा, आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे करिए, पेज को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम फ्यूचर में भी आपके लिए वीडियोज़ बनाते रहें। So, thank you so much.